हेलो बच्चों, जो हम लोग का बोर्ड का क्लास 12 का फिजिक्स का रिवाइजन चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक चल रहा था, उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कह रहा है स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन एट z इज इक्वल टू ए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E इज इक्वल टू c z स्क्वायर k, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द c। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो z एक्सिस के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है ना, E इज इक्वल टू c z स्क्वायर k कैप। और कह रहा है एक एक्स वाई प्लेन है हमारा, और एक्स वाई प्लेन जो है वो z इज इक्वल टू a पर है, और जो एक्स वाई प्लेन है वो स्क्वायर है, मतलब एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एक स्क्वायर है, उसका साइड ले दिया हुआ लाइक दिस। मान लीजिए कि ये आपका ये प्लेन है ना, एक्स वाई, इसका लेंथ ये है, इसका विड्थ भी ये है, तो इसका एरिया कितना हुआ है स्क्वायर। अब अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो जो एरिया होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, माने z डायरेक्शन में होगा, तो इसका एरिया किस डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में होगा कितना a स्क्वायर। अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो हमारा हो जाएगा s वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर के कैप। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ये जो हमारा प्लेन है वो z इज इक्वल टू a पर है, तो अगर z इज इक्वल टू a पर है तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो E वेक्टर हमारा हो जाएगा दैट इज c, और z स्क्वायर दिया था तो z स्क्वायर की जगह लिख देंगे a स्क्वायर इनटू k कैप। तो फ्लक्स की बात करें तो हो जाएगा E वेक्टर डॉट s वेक्टर दैट इज c a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और के डॉट के क्या होता है 1, तो फ्लक्स हो गया सी ए टू द पावर 4। तो दिस इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट, है ना, ये इससे फ्लक्स एसोसिएटेड हो गया। कम्स टू द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। दिस क्वेश्चन इज again a good question. An electric field along the x-axis is given by E is equal to 100 I Newton per Coulomb for x greater than 0 and E is equal to minus 100 I Newton per Coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 centimeter, radius 5 centimeter lies parallel to the x-axis with the center at the origin and one face at x is equal to plus 10 centimeter, the other face at x is equal to minus 10 centimeter. Calculate the net outward flux through the cylinder. क्या कहना चाह रहा है? देखिए एक सिलेंडर है आपका, इस तरह से सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो यहाँ पे ये ओरिजिन है x इज इक्वल टू 0 मान लीजिए, ये आपका x इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर पे है, ये x इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर है ना। देखिए x इज इक्वल टू प्लस 10 पे, x इज इक्वल टू माइनस 10 पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, अगर मैं इधर के पॉइंट की बात करूं, इस साइड के पॉइंट की बात करूं तो ये x ग्रेटर देन 0 है, और इधर की पॉइंट की बात करूंगा तो ये x लेस देन 0 हो जाएगा। सिलेंडर का लेंथ कितना दिया था 20 सेंटीमीटर, भी आपको दिख रहा है, ये लेंथ इसका कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये x इक्वल टू प्लस 10 है और x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 10, और ये 20 सेंटीमीटर, इधर x ग्रेटर देन 0 हो गया, इधर x लेस देन 0 हो गया। तो हो क्या रहा है, हमें फ्लक्स निकालना है। अब देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100 न्यूटन पर कूलम, मतलब अगर मैं इधर की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है 100 I में दिया हुआ है, और अगर इस डायरेक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, माने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस डायरेक्शन में है ना, क्योंकि ये दिया था 100 I न्यूटन पर कूलम, माने यहाँ पे 100 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर भी कितना है 100 न्यूटन पर कूलम, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है इधर है माइनस आई दिया हुआ, तो हमें क्या निकालना है फ्लक्स। तो पहले इसको नंबर 1 मान लो, इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100 और इसका एरिया
इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, है ना? तो इसका रेडियस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो 5 5 जा 25, तो हो गया 25 पाई। 10 पावर -2 का स्क्वायर 10 पावर -4 इंटू 100 10 पावर -2 तो 0.25 हो गया, ये फ्लक्स हो गया 5। इसी तरह से इधर देखो, इसका एरिया इधर था और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो दोनों का एंगल सेम था, तो ई एस कॉस थीटा मैंने लगा लिया, कॉस थीटा की वैल्यू cos 0 हो गया 1 हो गया, है ना? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, एरिया भी इधर हो गया, cos 0 1 हो गया। यहाँ की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, एरिया इधर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो इधर का भी फ्लक्स अगर आप निकालोगे तो फाई 2 की वैल्यू भी इसी तरह से 100 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। और यहाँ पे देखो, इसका एरिया इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना? ये जो कर्ड सरफेस होगा इसका एरिया इधर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में है, इधर है ना? और इधर इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो माने फाई 3 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल फ्लक्स की बात करो तो क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 हो जाएगा 0.50 पाई। So this is the electric flux outward, total electric flux outward. समझ में आ गया होगा आपको? एक बात ध्यान रखिएगा, x लेस देन 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका एरिया इधर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ये cos थीटा लगाएंगे, cos 0 1 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू रख दिया जाएगा। इधर की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया हुआ है, इसका एरिया इधर हो जाएगा, e और s cos थीटा लगाएंगे, cos 0 1 होगा तो dx हो जाएगा। इसके लिए एरिया इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हो गया तो ये 0 हो गया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 550। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया का डायरेक्शन समझ में आता है ना भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये हमारा सर्कुलर पैच था तो इसका एरिया इधर होता है ना, ये सर्कुलर है तो इधर ही जाएगा एरिया इसका, ठीक है? अगर ये मैं इस साइड में ले लूंगा सर्कुलर पे तो इसका एरिया इधर हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। now next question, question number 22, define the term electric flux, write the SI its SI unit। फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बहुत तरह से डिफाइन करते हैं, वैसे तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर है। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। और इसकी यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन अपॉन कूलम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बाय कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, है ना? न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। What is the flux due to electric field is equal to 3 into 10 power 3 I Newton per coulomb through a square of side 10 centimeter when is heat normal to the E। फिर वही सवाल है, देखिए अभी मैंने इससे आपको पहला वाला क्वेश्चन कराया था। What is the flux due to electric field 3 into 10 power 3 I Newton per coulomb। मानिए इसको मैं एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ, ठीक है? तो 3 into 10 power 3 I माने 3000, माने इलेक्ट्रिक फील्ड 3000 इधर, ठीक? इस डायरेक्शन में इसको एक्स मैंने मान लिया, ऊपर वाले को एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऊपर मान लिया, ये 3000 ऊपर हो गया न्यूटन पर कूलम। थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, अब इसका स्क्वायर कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, है ना? थ्रू ए स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे है, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे देखो ये रखा हुआ, ये वर्टिकल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना? मतलब ये वर्टिकल हमने मान लिया, आई इसको हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हॉरिजॉन्टल पे रखना पड़ेगा, और ये हॉरिजॉन्टल में रखोगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, वर्टिकल में हो जाएगा, तो इसका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे अगेन दिस इज द फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा को अप्लाई कर लो, ई एस कॉस थीटा अप्लाई कर लो, ई की वैल्यू कितना दिया है 3000 और एस इसका एरिया हो जाएगा, ये इसका जो साइड लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 इंटू 10 के पावर -2 और cos थीटा cos 0 1 हो जाएगा, है ना? तो ये 2 और 2 4 और 1 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया 30। इसका फ्लक्स कितना होगा 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज द फ्लक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। Now comes to the next question, define the electric field। Question number 32. Given in uniform electric field 3 5 into 10 power 3 I Newton per coulomb, 23.
Find the flux field through a square of 10 centimeter on the side whose plane is parallel to the YZ plane. What will be the flux through the same square if the plane makes an angle 30 degree? देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही वाला क्वेश्चन है जो अभी पहले हमने क्वेश्चन किया था, वही सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। देखिए क्या कह रहा था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 इंटू 10⁻³ है, माने 5000 आई है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 5000 आई इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, और एक स्क्वायर प्लेन रखा हुआ है YZ प्लेन पैरेलल टू द YZ। अब देखो अगर बेटा आपने इसको x एक्सिस माना, इसको x माना, तो ये y मान लो, ये z मान लो, तो YZ प्लेन में होगा। ध्यान से सुनना, अगर तुमने इसको x माना, समझने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे हम लोग x से लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने x से ले लिया तो ये YZ हमारा होगा, तो हमारा जो स्क्वायर है वो YZ प्लेन में है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक। और ये हमने x एक्सिस माना, ये ध्यान रखिएगा, ये हमने x एक्सिस माना है, ये YZ प्लेन में हमारा सरफेस है, तो अभी तो इनके किसका एंगल कितना है 0, तो अभी अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो अभी फ्लक्स की बात करूं तो phi इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, और एरिया ये 10 सेंटीमीटर दिया है, तो वही चीज होगा 10 × 10⁻⁻² × 10 × 10⁻⁻² × cos 0, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, अरे ये फ्लक्स हो गया पहले। अब क्या कह रहा है दूसरे केस में, देखो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद x एक्सिस। अब देखो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या x एक्सिस है, ये वाला, और ये प्लेन है, अब ये इससे 30 डिग्री बना रहा है, अभी देखो ये एंगल तुम्हारा कितना हो रहा 0, अभी ये एंगल कितना हो रहा 0, इसका एरिया किधर है इधर, और ये कितना हो रहा इधर, तो ये x एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, x एक्सिस से 30 डिग्री बनाने का मतलब देखो इसको तुमको कितना घुमाना पड़ेगा 60 डिग्री। देखो भाई अभी एरिया इसका किधर है ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है ऊपर, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 बनाए तो अभी तो ये 90 बना रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये 90 बना रहा, इसको अभी कितना घुमाना पड़ेगा 60, इसका मतलब ये एरिया हमारा 60 डिग्री घूम जाएगा, ये एरिया हमारा कितना घूम जाएगा 60 डिग्री घूम जाएगा, माने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ यू कैन राइट हियर 5000 into 10 into 10 के पावर -2 into 10 के पावर -2 into cos 60 आप है ना, तो ये चीज आपको समझने वाली थी, थोड़ा मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स वाई प्लेन था, इसको हमने क्या माना था इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस, और ये हमारा एक्स वाई प्लेन था, अभी इसके बीच का एंगल कितना है 90, तो अब मैं चाहता हूँ इनके बीच का एंगल कितना हो जाए 30, तो 30 होने के लिए इसको कितना घूमना पड़ेगा 60, ठीक, इसको 60 घूमना पड़ेगा ऐसे, तो इसका एरिया ऐसे था, तो अगर इसका एरिया ऐसे था और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, दोनों पहले था, तो अगर ये 60 डिग्री घूम गया, अगर ये 60 डिग्री घूम गया, तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और एरिया इधर हो गया, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, नोटेड। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30 डिग्री एंगल नहीं होगा, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होगा, ये कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। सो नो दिस इज द ओवर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 24। तो ये फ्लक्स के क्वेश्चन थे, फ्लक्स में इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, जो मैंने आपको बताया बस ये समझिएगा, ये जो कंफ्यूजन होता है, फिर एक बार इसको समझ लें आप प्लीज। दिस इज द सरफेस एरिया, दिस इज द सरफेस एरिया, कोई भी प्लेन है इसका सरफेस एरिया है, और ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये प्लेन अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे है 90 डिग्री पे, फिर कह रहा है ये 30 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, माने ये चीज 30 डिग्री बना है ना, इसी को पेन को दिखा देंगे, अभी इसके बीच का एंगल 90 है, तो 30 बनाने के लिए इसको हमको कितना उठाना पड़ेगा, ऐसे देखो ये अभी कितना बना रहा है 90, अभी कितना बना रहा है 90, ब्लैक और व्हाइट पेन के बीच में एंगल कितना है 90, 30 करने के लिए इसको हमको कितना घुमाना पड़ेगा 60, तो एरिया इसका तो ऐसे ही था ना, तो जब ये प्लेन ऐसे घूम जाएगा 60 डिग्री, तो इसका एरिया भी ऊपर से कितना एंगल घूम जाएगा 60 डिग्री, सो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया विल बी 60 डिग्री, बस यही समझना होता है, बाकी कुछ समझने की जरूरत इसमें ज्यादा होती ही नहीं है ना। तो ये था, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रहा, an electric dipole consisting of charge plus q minus q separated by a distance l in stable equilibrium in uniform electric field, the electrostatic potential energy of the dipole। देखो
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की क्या होती है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, दैट इज माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा, ये होता है। अब बात कर रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है कि भाई नेट फोर्स जीरो हो, नेट टार्क जीरो हो, सब कुछ जीरो हो। तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और ये हमने डाइपोल रख लिया, ये माइनस है ये प्लस है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगेगा, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर, और टॉर्क भी नहीं लगेगा इस कंडीशन में, मतलब टॉर्क भी जीरो है इसमें और फोर्स भी जीरो है। माने पी वेक्टर और ई वेक्टर जब दोनों पैरेलल होते हैं, जब p वेक्टर और e वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में, पैरेलल में सेम डायरेक्शन, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये याद रखो, अगर p वेक्टर e वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा मतलब जीरो हो, p और e के बीच का जो एंगल हो थीटा क्या हो जाए, जीरो, जिसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में फोर्स भी जीरो होगा, टार्क भी जीरो होगा। थीटा 180 होगा तब भी फोर्स जीरो होगा, टार्क जीरो होगा, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो, तो cos जीरो कितना हो जाएगा, 1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पी। और अगर थीटा 180 ले लोगे तो cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माने पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम माने अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में तुमसे कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस q माइनस q सेपरेटेड बाय a डिस्टेंस L is in stable equilibrium in a uniform electric field, the electrostatic potential energy of the dipole, इसका माने थीटा क्या होना है, जीरो, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस p cos जीरो तो 1 हो जाएगा, और p क्या होता है q into l, तो q l e माइनस q l e। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि लेंथ दोनों के बीच का L दिया हुआ है, 2L ना ले लेना गलती से, है ना, यहाँ पे L ऑलरेडी हो दे रखा है माइनस q प्लस q के बीच की दूरी में, बीच में। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अनस्टेबल की बात करेगा तो यही प्लस QL हो जाएगा, क्योंकि थीटा 180 लिखना पड़ेगा, cos 180 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। फॉर दैट नेक्स्ट क्वेश्चंस कम टू द 25। The torque acting on electric dipole placed in electric field is maximum when the angle between the electric field and dipole moment। देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है ना, टॉर्क वेक्टर P क्रॉस E होता है, दैट इज P E sin थीटा। अब बेटा ये टॉर्क जो हो जाएगा ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, प्लस पी, और ये कब होता है जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, और ये कब होता है जब थीटा 90 होता है। माने जब p वेक्टर और e वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो वो होता है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने कहा था डेरिवेशन सब मैं लास्ट में करा दूंगा, उसका टेंशन ना लीजिए, है ना। अभी खाली क्वेश्चंस देखते हैं, सारे डेरिवेशंस लास्ट में होंगे, जितने भी डेरिवेशंस हैं ऑल डेरिवेशन इन द लास्ट। नेक्स्ट आते हैं, ए बी डेरिवेशन है, ए बी डेरिवेशन है, ये सब डेरिवेशन है। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ठीक है। टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स AB and CD, each of the dipole moment P are kept at an angle 120 degree to each other and external electric field E pointing along the x-axis as shown in figure. Find the dipole moment of the arrangement. Find the dipole moment of the arrangement. ये दिया है आपका, क्वेश्चन 34 आ गया, ओके ओके। 34 दिस इज द अरेंजमेंट, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ, ये देखो नीचे माइनस में प्लस में, ऐसे ये तुम्हारा क्या दिया हुआ माइनस में, और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ प्लस। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है यार, माइनस से प्लस का डाइपोल मोमेंट इधर हो गया। दूसरे की बात करो, माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या है प्लस क्यू, और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है माइनस क्यू, है ना। इसका डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू में करोगे तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू में करोगे तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा। तो सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है। अब देखो ये एंगल तुमको कितना दिया था 120, ये एंगल, तो ये तुम्हारा कितना हो गया 30, है ना। अगर ये एंगल 30 हो गया तो ये भी एंगल कितना हो गया 30 हो गया।
इसका डाइपोल मोमेंट P इधर है तो P का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा P cos 30 इस P का, और P का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा P sin 30, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है ऊपर है तो ये हो गया P cos 30 P sin 30। ये डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा P हो जाएगा P sin 30 का मतलब कितना हो जाएगा P/2, ये P/2 नीचे और P ऊपर, तो ये कितना हो गया बेटा P/2 हो गया है ना, और ये P cos 30 इधर हो गया, P cos थीटा का मतलब P cos 30, P cos 30 का मतलब इधर हो गया √3/2P, √3/2P। तो अगर इसके हम नेट की बात करेंगे तो P नेट इधर हो जाएगा, P नेट कैसे निकालोगे अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो यू विल गेट P नेट इज इक्वल टू अंडर रूट दिस इज द P/2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3P/2 का स्क्वायर, P²/4 3P²/4 4P²/4, तो कुल मिला के क्या हो गया P। दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। फिर से देख लो एक बार, एक माइनस क्यू यहाँ दिया हुआ है, एक प्लस क्यू यहाँ दिया हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट ऊपर हो गया, इसका माइनस से प्लस होता है, एक यहाँ दिया हुआ है माइनस, एक यहाँ दिया हुआ प्लस, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, तो एक डाइपोल मोमेंट हमको P इधर मिल गया। अब एंगल की बात करो, ये एंगल 120 दिया हुआ है तो ये 90 होगा, तो ये 30 हो गया, हमारे पास दो डाइपोल हुए है ना, एक P का कंपोनेंट इधर P cos थीटा, इसको x मान लो, इसको तुम y मान लो, तो इस P का इधर कंपोनेंट P cos थीटा, तो इधर कंपोनेंट P sin थीटा हुआ, P sin थीटा क्या होगा P/2, P cos थीटा क्या होगा √3P/2, और ये P है, इसका तो कंपोनेंट लेना ही नहीं y में है, तो ये P हो गया। अब ये P ऊपर है P/2 नीचे है, तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा P/2 ऊपर, तो ये P/2 हो गया वेक्टर से, है ना, और √3P/2 इधर था, या तुम ये कह सकते हो यार ये Px है, ये तुम्हारा क्या है Py है, तो P नेट कैसे निकालोगे √3x का स्क्वायर प्लस Py स्क्वायर, Px स्क्वायर माने √3P/2 का होल स्क्वायर, Py स्क्वायर माने P/2 का होल स्क्वायर, तो यहां से सॉल्व करो विल गेट द P, सो द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज द P। ठीक है, only two questions. An electric dipole of length 2 cm is placed at an angle 30 degree with an electric field 2 into 10 5 Newton coulomb. If the dipole experiences a torque कितना, then magnitude and the charge of the dipole. देखिए टॉर्क क्या होता है P E sin थीटा, P क्या होगा Q into 2L into E into sin थीटा, तो आपको क्या कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज माने Q बराबर क्या हो जाएगा टॉर्क अपॉन 2L E sin थीटा, टॉर्क कितना दिया हुआ है जी 8 इंटू 10⁻³ और 2L माने 2 सेंटीमीटर, डाइपोल का लेंथ दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2L माने 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻², ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया बेटा 2 इंटू 10⁵ इंटू साइन थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है ना, साइन 30 माने डाइपोल मोमेंट अगर आपका इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तुमने यही तो पढ़ा था, अगर डाइपोल मोमेंट P इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए विल गेट द आंसर, है ना, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है an electric dipole placed in non uniform electric field can experience a force but not a torque। देखो एक बात सुन लो, जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बदलता जाता है, तो जैसे मान लो तुमने डाइपोल ले लिया, ये -q चार्ज है ये +q चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, चार्ज की वैल्यू सेम है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू ही लगेगा, है ना, इस पे क्या लगेगा क्यू ही, और इस पे जो फोर्स लगेगा क्यू डैश लगेगा, ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या होगा इस पे नेट फोर्स तो लगना ही लगना है, 100% नेट फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स बट नॉट टॉर्क। देखो अब टॉर्क की बात क्या करते हैं, टॉर्क लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, ये दोनों बात होती है, तो जरा ऑप्शन देखना, क्योंकि हमने कहा था कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तुमने डाइपोल ऐसे रख दिया तो टॉर्क लगना ही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर तुमने डाइपोल ऐसे रखा तो नहीं लगेगा, मतलब अगर P वेक्टर पैरेलल होता है E वेक्टर के तो टॉर्क नहीं लगता है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा लफड़ा कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस, खाली ये बोला कि इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, पर कैसे रख रहे हैं ये तो उसने बताया नहीं कि भाई पैरेलल रख रहे हैं कि परपेंडिकुलर रख रहे हैं, तो कैसे भी रख सकते हैं, उसमें टॉर्क भी लगेगा फोर्स भी लगेगा, सो फोर्स बट नॉट टॉर्क, टॉर्क बट नॉट फोर्स।
ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क, नाइदर फोर्स नॉर टॉर्क। अब देखो रफड़ कर दिया, नाइदर फोर्स नॉर टॉर्क तो गलत हो गया, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ऑलवेज ए फोर्स एंड टॉर्क, यस दिस इज द राइट। नहीं, ऑलवेज भी गलत हो गया, देखो टॉर्क लग भी सकता है, भी नहीं लग सकता है। ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स, ये भी गलत हो गया, फोर्स तो लगना है। ए फोर्स बट नॉट ए टॉर्क, मतलब फालतू की बात कर दिया इसने, पूरा पूरा फालतू कर दिया है ना। क्यों? क्योंकि इसने बताया ही नहीं कि डाइपोल को रखा कैसे गया है, तो हम तो कुछ जवाब इसमें दे नहीं सकते हैं। वैसे इसका राइट इसमें से कोई नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग राइट जवाब है फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, टॉर्क मे और मे नॉट बी, टॉर्क लग भी सकता है और टॉर्क नहीं भी लग सकता है, पर फोर्स तो 100% ही लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज, ये भी डेरिवेशन है, ठीक है। तो हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी सारे क्वेश्चंस करा दिए एक्सेप्ट डेरिवेशन। अब मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर में सारे डेरिवेशन करा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। थैंक यू।